हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत के संविधान के भाग। भारत के संविधान के भाग की बात करेंगे आज हम अपनी क्लास में कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं और क्या कौन कौन से भाग हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले आपको भाग समझ में आना चाहिए कि भाग क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने अपने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि धारा और अनुच्छेद के बारे में फर्क बताया था कि धारा क्या है और अनुच्छेद क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अनुच्छेद की बात करूं, यहाँ पे अनुच्छेद की बात हो रही है और यहाँ पे धारा की बात हो रही है। दो शब्दों का यहाँ जिक्र होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इन दो शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद यानी रूल्स, आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, ये जो है ये एक रूल है कि हाँ ये बच्चा इस तरीके से अपनी जिंदगी जिएगा, इस पे ये रूल्स होने चाहिए, ये इसको ये अधिकार मिलने चाहिए। तो आप अपना जीवन यापन जो है जिस तरीके से करना करेंगे वो अनुच्छेद है। अगर आप अपना जीवन यापन जिस अनुच्छेद के तहत जैसे लिखे हुए हैं या जो रूल्स के तहत अगर नहीं जिएंगे तो आप पे धारा लगाई जाएगी। यानी धारा यानी एक तरीके से आपको रोकने का कार्य करती है, आप गलत चीजें ना करें, आपको एक सही रूल डायरेक्शन में चलें, इसीलिए धारा का प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद के। अगर आप अनुच्छेद तोड़ेंगे तो आप पे धारा लगाया जाएगा। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिनको भी धारा, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां इन चीजों में कंफ्यूजन है उनके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि मान लेते हैं आपको आर एस अग्रवाल की कोई मैथ्स की किताब पसंद है। आर एस अग्रवाल की मैथ्स की किताब है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 10-15 चैप्टर्स होंगे। तो उसी तरीके से आर एस अग्रवाल की जो चैप्टर 1 है, यानी एक नंबर चैप्टर या पार्ट 1 बोल सकते हैं हम लोग इसको। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, इसमें आपका सरलीकरण के बारे में जिक्र किया गया है। एक नंबर चैप्टर में सरलीकरण के बारे में जिक्र किया गया है कि इसमें सरलीकरण जो है वो है, और वो पेज नंबर कहां से कहां तक है, मान लेते हैं आपका 2 से 10 तक में सरलीकरण के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ये आर एस अग्रवाल की मैथ्स की किताब थी जिसमें पार्ट 1 में आपका यानी चैप्टर नंबर 1 में सरलीकरण था, जो कि पेज नंबर 2 से 10 में था। यानी पेज नंबर जो हो गई इसकी 2 से 10 हो गई। ठीक है, उसी तरह ये भारत के संविधान का किताब है, जो संविधान की किताब है इसमें भी तो पार्ट होंगे। जैसे यहाँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 थे, तो उसी तरीके से यहाँ भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करके इस तरीके से चैप्टर्स होंगे यानी भाग होंगे। तो टोटल संविधान की इस किताब में 22 भागों का जिक्र किया गया है। 22 भाग में जैसे अगर मैं इसकी तीसरी भाग की बात करूं यानी चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया कि आपको कौन कौन से अधिकार मिले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया, तो ये आपका अधिकार हो गया। ये कहां से कहां तक है यानी कौन से पेज नंबर में है, क्योंकि जो संविधान का किताब है इसमें नंबर ऑफ पेजेस यानी टोटल कुल पेजेस जो थी वो कितनी है, 395 यानी 395 पेजेस हैं। यानी अनुच्छेद की बात हो रही है, यानी पेज नंबर इस संविधान की किताब में चैप्टर नंबर 3 की बात करूं जहां पे मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, वो पेज नंबर 12 से 35 तक में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर आप 12 से 35 पेज नंबर पढ़ेंगे तो आपको मौलिक अधिकार के बारे में मिलेगा। जैसे आप अपनी मैथ्स की किताब में सरलीकरण के बारे में पढ़ रहे तो वो पेज नंबर 2 से 10 में था, तो यहाँ पे अगर संविधान की किताब को आप खोलेंगे तो जहाँ पे मौलिक अधिकार पेज नंबर पार्ट 3 यानी भाग 3 में है, वो पेज नंबर 12 से 35 में है। तो इस पूरे संविधान की किताब में कुल जो है 22 भाग हैं, यानी टोटल चैप्टर्स की बात हो रही है, 22 भाग की बात की जाती है। साथ ही साथ 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद की बात की जाती है यहाँ। यानी यहाँ मैं कहूँ तो यहाँ पे 22 भाग और 395 अनुच्छेद के बारे में 395 अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया गया है। साथ ही साथ अगर इन पे देखिए, जब कोई रूल्स बने रहता है और जैसे जैसे लोगों में डेवलपमेंट आ रही है तो लोग उस भी चीज पे डेवलप कर रहे हैं, सुधार करना चाहते हैं उस चीज को। जब किसी चीज में सुधार किया जाता तो उसे कहते हैं संशोधन। यानी संविधान में संशोधन कब होता है, जब इन
जब इन अनुच्छेदों में किसी चीज का जिक्र नहीं रहता है, 1950 में जब संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तब से जो भी चीजों में आपको लगा है कि हाँ इस पे कानून बनना चाहिए, तो ऐसी चीजों में सरकार जब सुधार करती है तो उसे एक तरह का संशोधन कहा जाता है। यानी कि कुल बात करें तो यहाँ पे 22 भाग हैं इस किताब में, 395 अनुच्छेद हैं और साथ ही साथ संशोधन हुए हैं। और इसकी एक कुंजी की बुक है, क्योंकि इतने सारे पेजेस, 22 भाग और 395 जो पेजेस हैं, इतने पढ़ने संबद्ध नहीं है। इसके लिए एक कुंजी की किताब बनाई गई है, जिसमें केवल सबसे पहले अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 में 8 फॉर्मूला थे, अभी इसमें बढ़ के 12 फॉर्मूले हो गए, यानी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 अनुसूचियां हो गई हैं अभी के लिए। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियों के बारे में लिखी गई है हमारे संविधान, जिसमें 8 अनुसूचियां सबसे पहले थी और 4 जोड़ के टोटल 12 संविधान में संशोधन हुई हैं। मतलब 12 अनुसूचियां अभी संविधान में हैं। तो आज हम अपने क्लास में 22 जो टोटल भाग हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे कि 22 भाग कौन कौन से हैं। फिर विस्तार पूर्वक एक दिन पर डे जो है 1 बाय 1 भागों के बारे में अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। एक तरीके से बोल सकते हैं कि 22 भाग जो हैं, जो उसके 22 भाग हैं, उनको एक तरीके से देख लेंगे कि हाँ उनमें क्या क्या चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। 12 अनुसूचियों की जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी गई, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आ जाइए हम अपने संविधान के 22 भागों को देखते हैं। जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले भाग यानी भाग 1, जहां पे ये कहा गया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ किसकी बात हो रही है, पूरे यूनियन की बात हो रही है। उसके राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों का विस्तार किस तरीके से होगा, उनका नामांकन किस तरीके से होगा, इसके बारे में जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 1 से 4 में, यानी पेज नंबर भाग 1 में जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक में जिक्र किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। पेज नंबर 1 से 4 आपको पढ़ना पड़ेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए। यानी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 से 4 तक की बात की जा रही है इसमें। अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे भाग की, जहाँ पे नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि पेज नंबर 5 से 11 तक में, यानी अनुच्छेद 11 से, अगर नागरिकता की बात की जाए यानी नागरिकता इन सिटीजनशिप, तो जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक में बताई गई, यानी भाग 2 में, यानी चैप्टर नंबर 2 अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हाँ, जहां हम लोग ये देखेंगे कि सिटीजनशिप के बारे में या नागरिकता के बारे में, कौन भारत का नागरिक होगा या भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करें, भारत की नागरिकता से किस तरीके से छीनी जाएगी, ये सभी चीजें जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसके बारे में जिक्र किया गया है। जहाँ पे भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया था, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में है। वहीं भाग 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया था, जहां पे आप अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी आपको चीजें एक तरीके से संविधान को पूरी तो नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो आप ये आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, अगर सिटीजनशिप की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार ये 5 से 11 के बीच में ही नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने पार्ट 3 को देखते हैं, यानी भाग 3 की मैं बात कर रहा हूँ। भाग 3 में जो है मूल अधिकारों की बात की गई, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो जो कि अनुच्छेद यानी पेज नंबर 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में आपको देखने को मिल जाएगा। 12 से 35 की मैं बात करूं अनुच्छेद, जिसमें आपको आपके 6 मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है। आपको समानता का अधिकार है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, शोषण के अगेंस्ट में जाके आप चीजों के काम कर सकते हैं, शोषण का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना धर्म मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं। इसके अलावा 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, ये भी आपके मूल राइट्स हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा बात करें तो संवैधानिक उपचार यानी संविधान की रक्षा, इन पांचों जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी रक्षा के लिए इसका उपचार किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके मूल अधिकार में आती है। टोटल 6 मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है, जो कि पेज नंबर 12 से 35 तक में आपको कहा गया है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो
पार्ट 4 यानी पार्ट 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, जिसमें आपको 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 जैसे आप पढ़ेंगे, जहां पे यानी पेज नंबर 36 से 51 या आर्टिकल 51 36 से 51, यहाँ पे अब जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यानी आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, जहां पे आर्टिकल अगर 40 आप पढ़ेंगे तो आपको ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इसको और बेहतर तरीके से 1 बाय 1 पार्ट जो है एक एक पार्ट को आप पढ़ेंगे और हमारी क्लासेस करेंगे रेगुलर तौर पे, तो आपको ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगर 5वें भाग की 4 भाग पढ़ने से पहले 4 का ए देख लेते हैं। एक 4 का ए भी है, यानी 4A, 4 का एक ए, 4 का क बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जहां पे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, जहां पे आपको फंडामेंटल आपके ड्यूटीज, आपका कर्तव्य क्या क्या है, आप देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने घर के या फैमिली के प्रति, आपके नॉर्मली यहाँ पे बात करें तो आपके मूल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, आपके ड्यूटीज की बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जो कि पेज नंबर 51 का ए में है, जो कि पेज नंबर यानी आर्टिकल्स 51 का ए में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 51 का ए में, जहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। ठीक है, अगर 5वें भाग की बात करें तो जहाँ यूनियन की बात होती है, यूनियन यानी जिसमें आपका प्रेसिडेंट आ जाएंगे यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे मैं यूनियन की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री, इसके अलावा क्या आएंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आएंगे, महान्यायवादी आएंगे। तो ये सभी चीजें, महान्यायवादी आएंगे यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, महान्यायवादी, यानी ये सारे जो हैं आप कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो आपको संघ यानी यूनियन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें जो कि पेज नंबर 52 से लेके 151 तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक जैसे ही आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको यूनियन यानी संघ के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, महान्यायवादी ये सारे लोग आएंगे। और भी इनमें से अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव के अलावा राष्ट्रपति पे महाभियोग किस तरीके से लगता है, तो इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अगर आपको पढ़ना है तो संघ यानी पार्ट 5 की क्लासेस आप देखेंगे। पार्ट 5 यानी भाग 5 की जो संघ की क्लासेस है बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी, वो भी देख लें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा भाग 5। आगे बढ़ते हैं तो भाग 6 की मैं बात करूं, जिस तरीके से देश में यह संघ कार्य करती है उसी तरह राज्य के प्रत्येक राज्य में भी सेम रूल्स होता है, जो कि आपको अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक में मिल जाएगा। यानी आर्टिकल्स की बात कर जा रहे हैं तो आर्टिकल जो है 152 से लेके 237 अगर जैसे आप पढ़ेंगे वहां पे आपको राज्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो भाग 7 है, ये जो पार्ट 7 है, इसको संविधान से हटा दिया गया है फिलहाल के लिए, अभी ये नहीं है, ये पार्ट नहीं पढ़ेंगे। संविधान के कौन से भाग को अगर कहा जाए कि संविधान के किस भाग को संविधान से हटा दिया गया है तो पार्ट 7 यानी भाग 7 जो है संविधान से हटा दिया गया है। अब ये संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में ये पार्ट नहीं है, पार्ट 7। आगे बढ़ते हैं और 8वें भाग पे पढ़ते हैं। देखिए 8वें भाग पे क्या किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक, यानी आर्टिकल अगर बात करें 239 से आर्टिकल 239 से 242 जहां पढ़ेंगे, जहां पे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया पार्ट 8 में। अगर भाग 9 की बात करें, भाग 9 में पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 में है, यानी आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 में अगर जैसे हम लोग जिक्र करेंगे, जहां पे पंचायत के बारे में कहा गया है, जो कि भाग 9 में आता है। भाग 9 को जैसे जिक्र करेंगे तो पंचायत की बात होती है। आगे बढ़े और 10वें भाग को देखते हैं। 10वें भाग में देखिए, 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजातीय के बारे में कहा गया, यानी आर्टिकल 244 और 244 का ए में अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में कहा गया। ये भाग जो है, देखिए आप यहाँ पे भाग पढ़ रहे हैं, अगर हमारी अनुसूचियों की वीडियो आप देखेंगे तो अनुसूचियां आपको, अनुसूची अगर आपको पढ़ना है तो अनुसूची 5, जैसे आप अनुसूचियों के 5 में पढ़ेंगे
अनुसूची 5 यानी शेड्यूल्स 5, जब शेड्यूल 5 पढ़ेंगे वहां पे आपको एसटी एससी को विशेष दर्जा दिया गया, इसी के बारे में कहा गया है। तो अनुसूचियों को पढ़िए, अनुसूचियों में आपको बेहतर समझ में आएगा, एक तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि संविधान में किस जगह किस भाग के बारे में या किस तरह की चीजें कही गई हैं। तो एसटी एससी यानी जनजातीय और अनुसूचित जाति जनजातियों को जो है स्पेशल दर्जा, स्पेशल क्षेत्र के बारे में जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 244 से 244 ए तक में कहा गया है। ठीक है, अगर मैं पार्ट 11 की बात करूं, यहाँ पार्ट 11 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी पावर्स या फिर किस तरह का रिलेशन होना चाहिए एक स्टेट और एक यूनियन में, या जिसके बारे में जिक्र जो है 245 से 263 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और भाग 12 को देखते हैं। देखिए भाग 12 में कहा गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और साथ ही साथ वाद, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 264 से लेके 300 का ए तक कहा गया है, जिसमें वित्तीय संपत्ति आ गई, संविदाएं आ गई या वाद, इस सब के बारे में। ठीक है, इस सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 264 से 300 तक में पढ़िए, यानी आर्टिकल 264 से 300 का ए तक। आगे बढ़ते हैं और भाग 13 को देखते हैं। देखिए भाग 13, जैसे ही भाग 13 आप बात करेंगे तो यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार हो रहे हैं, वाणिज्य हो रहे हैं और साथ ही साथ समागमन, इसके लिए बात की जाएगी तो अनुच्छेद 301 से 307 में जिक्र किया गया है। यानी 301 से 307 में समागमन की बात हो रही है, वाणिज्य की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। तो पार्ट 13 यानी पार्ट 13 की बात करें कि भारत के राज्यों के भीतर कौन कौन से व्यापार हो रहे हैं, क्या व्यापार होने चाहिए, वाणिज्य की बात हो रही है, कॉमर्शियल की बात हो रही है और समागमन की बात हो रही है, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 301 से 307 में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और पार्ट 14 देखते हैं। देखिए पार्ट 14 जो है यानी भाग 14, ये क्या करता है कि संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं दी गई हैं उसी के बारे में किया गया। जैसे अनुसूची या शेड्यूल्स, अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूं तो शेड्यूल्स अगर आप 7 पढ़ेंगे जहां पे आपको स्टेट लिस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ केंद्र की एक केंद्र सूची मिलेगी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये जानकारी आपको वहां पे मिलेगी। वही सेम जानकारी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो सेवाएं बंटवारा किया गया वो कौन से आर्टिकल्स में है, यानी आर्टिकल 308 से लेके 332 तक। 308 से 332 आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि संघ और राज्यों के बीच कौन कौन सी सेवाएं दी गई हैं, कि कौन से पावर्स दिए गए हैं, कौन से सेवाएं जो है जिनपे सरकार कानून बनाएगी और केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से में राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो आप ये अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो आप शेड्यूल 7 भी पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा कि स्टेट लिस्ट में कितने नंबर ऑफ कानून बनाए जाने चाहिए, कितने हैं अभी फिलहाल। इस तरीके से जो पावर सेवाओं का बंटवारा किया गया है आर्टिकल 14 में, यानी पार्ट 14 यानी भाग 14 में जो है सब राज्य और संघ के अधीन सेवाओं को बंटवारा किया गया है, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक में है। ठीक है, अगर बात करें पार्ट 15 की, पार्ट 15 जो कि आर्टिकल आता है 324 से लेकर 329 तक में। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन की बात हो रही है, यानी इलेक्शन की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, यानी चुनाव की बात हो रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि चुनाव का क्या प्रोसीजर है, वोटिंग पे कैसे जीतेंगे, ये सारी चीजों के बारे में आपको 324 से 329 में कहा गया है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मेन जज कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 16 देखते हैं। भाग 16, भाग 16 में अगर बात करूं तो कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे आप शेड्यूल 6 देखेंगे, शेड्यूल 6 देखेंगे, शेड्यूल 6 में भी बताया गया कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में, 4 राज्यों के बारे में क्या कहा गया कि उनको एक स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, उनको जो है
स्पेशल पावर दिए गए हैं वहां के एसटी को, ठीक है, स्पेशल पावर दिए गए हैं। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को जो है शेड्यूल 6 में विशेष पावर दिए गए हैं। उसी के तरीके से यहाँ पे भाग 16 की बात करें तो यहाँ पे कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया, विशेष उपबंध किया गया, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक में, यानी आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक में विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं भाग 17 की। देखिए भाग 17 में क्या है, राजभाषा, राजभाषा। और अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूं यानी अनुसूचियों के बारे में, तो अनुसूची अगर आप 8 पढ़ेंगे, अनुसूची 8, अनुसूची 8 जैसे ही आप पढ़ेंगे वहां पे आपको भारत की 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर यही सेम चीज अगर पाठ में पढ़ेंगे, पाठ 17 पढ़ना पड़ेगा। पाठ 17 में आपको भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल यानी पेज नंबर 343 से लेकर 351 तक में है, यानी 343 से 351 तक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राजभाषाओं के बारे में जिक्र हो जाएगा कि राजभाषा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, राज करने के लिए कौन सी भाषा है, पहली भाषा, प्रथम भाषा, दूसरी भाषा, इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको पार्ट 17 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पार्ट 18 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 18, अगर मैं यहाँ पे पार्ट 18 की बात करूं तो पार्ट 18 में इमरजेंसी के बारे में कहा गया, यानी आपात उपबंध के बारे में कहा गया। यानी ये अगर बात करें तो 352 से लेके 360 तक में सबसे पहले हमारे संविधान की जो इमरजेंसी थी वो हमारे मूल संविधान में नहीं थी। यानी जब संविधान हमारी 1935 वाली जो संविधान बनाई गई थी तब इमरजेंसी उसमें नहीं था। तो हमने ये क्या किया है, हमने ये अडॉप्ट किया। कहां से? हमने ये फ्रांस से लिया है। जो इमरजेंसी की सेवा है वो हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस की मैं बात करूं यहाँ तो हमने इमरजेंसी जो है ये फ्रांस से नहीं लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। इसे याद कैसे करें? देखिए शॉर्टकट तरीका मैं याद बताऊं, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, अगर आप पे कोई इमरजेंसी आती है तब आपको उसका सॉल्यूशन जो है क्या है, जैसे आप कहीं फंस जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको क्या है याद रखने का शॉर्टकट है मनी, यानी जर्मनी। मनी में क्या काम आता है, इमरजेंसी में क्या काम आता है, तो मनी काम आता है। तो जर्मनी से हमने इमरजेंसी लिया है। इमरजेंसी भी कितने तरीके से, 3 तरीके से इमरजेंसी लगाई जाती है। 3 तरह की इमरजेंसी जो है लगाई जाती है। 3 तरह की इमरजेंसी आर्टिकल, पहली इमरजेंसी की मैं बात करूं तो 352 352 पढ़ेंगे पहली इमरजेंसी। दूसरी इमरजेंसी की बात करें, दूसरी इमरजेंसी तो 356 और एक 360। 3 तरह के इमरजेंसी लगाए जाते हैं। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक यानी इमरजेंसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जर्मनी से हमने इसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नौवें भाग की बात करें तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, सांसद आदि का संरक्षण किस तरीके से उसके बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल 361 से 367 तक में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 20 देखते हैं। देखिए अगर भाग 20 देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भाग 20 की बात करूं यानी पार्ट 20, जिसमें ये कहा गया कि संविधान का संशोधन यानी संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है, और ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया, दक्षिण अफ्रीका से हमने ये लिया है। इसे याद कर लेंगे, अडॉप्ट कहां से किया है हमने, संविधान में संशोधन अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, जो कि आर्टिकल 368 में लिया, अनुच्छेद 368 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जहां पे संविधान के संशोधन के बारे में कहा गया है कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर भाग 21 की बात करें, भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक में कहा गया है। पेज नंबर यानी आर्टिकल्स अनुच्छेद 359, देखिए 359 से लेके 392 तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो भी है ये सारी चीजें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब भाग 22 की बात करें, यहाँ पे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन इसके बारे में कहा गया, यानी जो कि आर्टिकल 393 से लेके 395 तक कहा गया है। निरसन इसके बारे में जिक्र किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको भाग 1 से लेके 22 भाग तक जो भी पार्ट हैं इसको 1 बाय 1 डे बाय डे क्लासेस आपकी होंगी, और उस क्लासेस में आपको विस्तार पूर्वक इस 1 से लेके 22 तक जो भी पार्ट हैं इसको सभी पार्टों को समझाया जाएगा, जिसमें आपके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक, कैबिनेट मिनिस्टर्स के चुनाव से लेके प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक हर प्रतिदिन आपकी क्लासेस ली जाएंगी और आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।